बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं महानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानू? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। आज हम 15वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है सोशल मीडिया और इस्लाम। देखा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया का रुझान आजकल बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जहां उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड का ज़रिया भी बना लिया है। देखने में ये आता है कि बहुत सी ऐसी इस्लामी तालीमात होती हैं जिनकी हकीकत नहीं होती, उन्हें भी सोशल मीडिया पे शाया कर दिया जाता है। हम किस तरह लोगों की सही इस्लाह कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए क्या हुक्म है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। हमारे पहले मेहमान हैं रेहान अल्लाहवाला साहब, फाउंडर हैं इंसान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान हैं कुर्रतुलैन, डिज़ाइनर हैं और काफ़ी एग्जीबिशंस भी कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। आज नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूब माशाल्लाह, आपको पहले भी मैंने सुना है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। रेहान भाई, आपसे शुरू करेंगे। बहुत सारी पार्टीज़ हमारे यहाँ आ चुकी हैं। इंसान पार्टी ये क्या है, इसके बारे में हमें बताएं, और इसको लाने का ख्याल क्यों आया? बहुत बहुत शुक्रिया शहरी बुलाने के लिए और इतना अच्छा सवाल करने के लिए। इंसान पार्टी का एक लाइन का मैनिफेस्टो है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर आदमी कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाए। भुट्टो साहब ने नारा दिया था रोटी कपड़ा मकान का। मैं कहता हूँ कि जब हम खुद ही सीख लेंगे कि पैसे कमाना, तो वो रोटी कपड़ा मकान और उससे भी आगे की चीज़ें खुद ही ख़रीद लेंगे। तो इसलिए हमने ये बनाया। दूसरा, जितने भी पॉलिटिशियंस हमको नज़र आते हैं वो इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का ना सही इस्तेमाल समझते हुए नज़र आते हैं, ना करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर हम कोरोना का एग्ज़ाम्पल लें, तो कोरोना के टाइम में जितनी इंटरनेट की कंपनीज़ थी उनका बिज़नेस 10 टाइम्स बढ़ गया, उनके शेयर्स बढ़ गए। तो हमारे यहाँ उसको अगर एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया जाता, तो हमारे यहाँ जो हमने 70 साल में चैलेंजेस देखे वो हम लीप फ्रॉग करके आगे जा सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल PTCL को ले लें, तो अगर आज से 30 साल पहले आपको फ़ोन की लाइन लगवानी थी तो आपको किसी गवर्नर का लेटर चाहिए होता। बिल्कुल ट्रू। जबकि आज जो है वो रेड़े पे फ़ोन बिक रहा होता है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी को सही अवेयरनेस और सही टाइम पे सही चीज़ को इस्तेमाल कर लें, तो हमको खामख़ा में गरीब रहने की अब ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए इस घबराहट से तंग आकर, क्योंकि मैं 10 साल से सोशल मीडिया की प्रचार करता आपकी था, बड़ी खिदमत है, बिल्कुल सिखाता था सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस को बताता था, लेकिन एक हद होती है, आदमी को कॉर्नर कर दिया जाता है। फिर मैंने तंग आके कहा अच्छा चलो फिर ये लोग नहीं सीखने वाले, किसी और एक नई ब्रीड तैयार करते हैं उन लोगों की जो कि नौजवान हैं, जो कि सीख कर काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। हम उनको सिर्फ एम्पावर कर रहे हैं। और इंसान पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ट्रेनिंग्स देती है ऑनलाइन, उसके बाद मौक़े देती है ऑनलाइन। फिर हमने ऐप लॉन्च कर दी कि कोई भी अपने इलाके का शैडो मेयर बन सकता है, और जो भी अच्छा काम करने वाला आदमी है वो सामने आए और बताए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। हम उसको कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ कि वो काम करना शुरू कर दे, बगैर पावर के काम करना शुरू कर दे। फिर हम टेक्नोलॉजी को भरपूर इस्तेमाल करें, तो आप समझ लीजिए एक 4 चीज़ों का मुरक्कब है, क्योंकि 2020 में बनाई गई है। और टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, ट्रेनिंग और तरबियत का एक मजमुआ है इंसान पार्टी। और इसका जो गोल है वो मैंने इसे बताया, एक लाइन का है कि हर आदमी को वो मौक़े क्रिएट किए जाएँ। हम नौकरियां नहीं दे सकते, हम वो मौक़े दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि आप 1 लाख रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका मैनिफेस्टो है, ये मुझे इस वजह से भी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ हम राशन दे देंगे, हम खाना दे देंगे। वो कहते हैं ना कि किसी को एक हुनर ऐसा दे दो कि वो खुद अपना कमाए। सर, इस वक्त में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, क्या इसका कोई मुस्बत पहलू आपकी नज़र में है? आप इसको एज अ कोई पॉजिटिव उसमें लेते हैं साइड? देखिए, पिछले 8 महीने में पाकिस्तान के अंदर मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़र 50 मिलियन से बढ़ के 100 मिलियन यूज़र हो गए। 50 मिलियन से 100 मिलियन यूज़र हो जाना 8 महीने की मुद्दत में, जबकि 10 साल में सिर्फ 2 मिलियन बने थे। तो डबल पेनिट्रेशन हो गई, क्योंकि जो फ़ोन इलीगल था
स्कूल लेके जाना, स्कूल उसके अंदर Legal आ कर गया, दिया, बिल्कुल। दफ्तर उसके अंदर आ गया, काम उसके अंदर आ गया, सब कुछ मोबाइल दुनिया और समेट के आ समेट गई कर थी। मोबाइल और इंटरनेट में 20 साल से थी। हमको नहीं पता चल रहा था, वो एकदम से पता चला, ओह अच्छा मैं तो घर से बैठ के भी काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। लोगों Work ने at home। हाँ, ट्विटर ने अपने टोटल दफ्तर बंद कर दिया, हमारा जो कंपनी थी टेलीकॉम की, हमने टोटल दफ्तर बंद कर दिया, सब घर से काम। कोरोना आने से पहले हमने लैपटॉप्स उनके घर वालों के लिए भिजवाए, फिर मेज़ कुर्सियाँ भिजवाई कि हमको लग रहा था कि ये सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो हमने ये तैयारी पहले से करना शुरू कर दी थी। और बहुत सारी इंटरनेट की कंपनियां जो हैं या कंप्यूटर वाली कंपनियां, उन्होंने दफ्तर परमानेंटली बंद कर दिए कि भाई आराम से घर से काम कर लो, क्या ज़रूरत है 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का। दर्द सरी बहुत सारी घरों में यूपीएस लगवा दिए, घरों में कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर दिए, घरों में सेपरेट एरियाज़ बनवा दिए कि आप आराम से घर में बैठ करें। तो ये एक एवोल्यूशन है। अब वो जो लड़का कराची में काम कर रहा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में कर रहा है, वो अब न्यूयॉर्क में भी काम कर सकता है, वो लंदन में भी काम कर सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर सकता है। और जो आमदनी है उसकी, वो लाख रुपए के बजाय वो 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है, बगैर वीज़े के, बगैर जाए, बगैर कुछ हिले। और वही कंप्यूटर है, वही इंटरनेट है, वही काम है, सिर्फ ढूंढ वो गलत जगह पे रहा है, वो यहाँ नौकरी ढूंढे ही नहीं। बिल्कुल जी, वो इसमें नौकरी हमें बाहर ढूंढे। और भी बहुत सारे पॉजिटिव पहलू नज़र आएंगे। और जो बात मैंने रेहान भाई से की, उसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि हम किसी को वो हुनर ही दे दें कि उसको ज़रूरत ना पड़े किसी के आगे भीख मांगने की, कोई नौकरियां ढूंढने की। कोई सियासतदानों की तरह ये वादे नहीं होते कि जी हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। हर बंदे को मजबूत किया जाएगा, उसकी बिल्ड को मजबूत किया जाएगा ताकि वो आगे जनरेशन को आगे लेके जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और हमारा आज का मौजू है इस्लाम और सोशल मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं कुरतलैन। मुझे ये बताएं कि इस वक्त में जो ज़ाहिर इतने टाइम से एक मसला चल रहा है कोरोना की वजह से, तो जो हमारी डिज़ाइनर फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, इनकी क्या इस वक्त में पोजीशन है, कितने लॉसेस हो रहे हैं, वरना आप लोग भी क्या ऑनलाइन अपना बिजनेस रन कर रहे हैं? देखें, हम लोगों को नुकसान तो बहुत पहुंचा है क्योंकि हमारी एग्जीबिशन सारी बंद हो चुकी हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल बंद हो चुका है। और हम लोगों ने ऑनलाइन काफ़ी काम किया कोविड के दरमियान, मगर उस तरह से मतलब काम नहीं हो सका क्योंकि आपको पता है कि बाज़ारों की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। मार्केट में कपड़ा, क्योंकि बाहर से कपड़ा नहीं आ रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने। और जो उनके पास यहाँ पर डंप चीज़ें थी उन्होंने 4 गुना रेट बढ़ा दिए मार्केट में। मतलब आप कपड़ा लेने जाएं, जो चीज़ हमें पहले 100 रुपए की मिलती थी वो आज वो 500 रुपए की मिल रही है क्योंकि वो बाहर से कोई चीज़ आ नहीं रही है। तो उसकी वजह से हम लोगों पे बहुत असर पड़ा। और बाकी ये है कि आपको पता है जिस तरह के हालात, अब टाइमिंग जो उन्होंने कर दी है उसकी वजह से लोग, आपको पता है रमज़ान के महीने में कुछ लोग रोज़े के बाद शॉपिंग के लिए मोस्टली लोग ज़्यादातर मोस्टली लोग, और ख़वातीन ज़ाहिर घर के कामों में बिज़ी होती हैं और इस तरह। तो उससे ये कि कुछ लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, मगर जो मिडिल क्लास तबका है वो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो बाज़ारों का टाइम दिया गया है 6 बजे, तो इससे आप लोगों की किसी से बात हुई? और ये आप क्या देखती हैं, क्योंकि जो आप लोगों का बिज़नेस होता है, जो ज़ाहिर है आप लोगों के अपने आउटलेट्स हैं, तो ये तो ऐसे रोज़े के बाद ही लोग उस पर वर्किंग करते हैं और निकलते हैं, तो फिर किस तरह बिज़नेस किस तरह होगा? और रमज़ान मेन वो होता है, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं और भी उनका मेन वो होता है जिसमें वो कमा सकें। बिल्कुल, आपको पता है जो मेक टू ऑर्डर का होता है वो तो काम चल जाता है, मगर जिस तरह क्लाइंट हमारे जो आने वाले होते हैं वो नहीं आ पाते। कुछ लोग कहते हैं मगरिब के बाद, जी रोज़ा खोलने के बाद आएंगे, तो वो हमारी क्लाइंट बहुत ज़्यादा जो है ना अब कम हो गया है। और उस तरह हमारे कारोबार को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस कोविड के दरमियान, क्योंकि घर में हर कोई जो है ना वो घर से शॉपिंग नहीं करता। इतनी अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं आई है। जिनके पास ठीक है, कुछ ऐसा तबका है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता। आपको भी पता है ज़्यादातर लोग मार्केट्स में जाते हैं, बार्गेनिंग और बिल्कुल जी, वो ना करें, उनको ऑनलाइन। और बेसिकली ऑनलाइन का ये भी है, कुछ लोगों ने जैसे ऑनलाइन की कुछ ऐसी वेबसाइट्स बन गई हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ख़राब लोगों को मिलती हैं, उसकी वजह से भी ऑनलाइन सिस्टम बड़ा ख़राब है। वो समझते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमने ऑर्डर की है, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ों पे नुकसान हम लोगों को हो रहा है। तो इस दफ़ा फिर ईद पे क्या किस तरह आप लोग कोई नए डिज़ाइन आ रहे हैं या वही पुराने हमारे नाजरीन या
खवातीन जो बेचारी हैं वो पहनेंगी? नहीं नहीं कुछ नया बिल्कुल कर रहे हैं आप लोग? न्यू बना रहे हैं, डिज़ाइंस भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी शूट्स वगैरह भी मैंने लाइन अप किए हुए हैं और हो भी रहे हैं। अब उससे हम ये है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसी तरह से हम लोग जो है अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान भाई, ये एक बड़ा अहम इशू है क्योंकि सोशल मीडिया की अगर किंग की बात करें तो आज मेरे साथ सोशल मीडिया किंग बैठे हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें पता है। रेहान भाई, ये चीज़ एक बड़ी कॉमन है कि हम कुछ साइट्स हैं जहाँ पर जो चीज़ ऑर्डर करो वही आती है। बहुत से लोगों ने इसमें फ्रॉड करना शुरू कर दिया है, ये आपकी भी नॉलेज में होगा। इससे रेहान भाई कैसे बचा जाए? क्या हुकूमत ने इस पे कोई पॉलिसी बनाई हुई है? हमें पता ही नहीं होता हमने किसको ऑर्डर किया। कोई भी अपना पेज बनाता है, उसके बाद ऑर्डर लेता है, उसके बाद बंद कर देता है। इससे किस तरह बचें? पहली बात तो कि बहुत से लोगों ने फ्रॉड नहीं किया होगा, शायद 1 या 2% ने किया होगा। एक मोबाइल चोरी होता है तो खबर आ जाती है कि भाई इतनी बड़ी खबर हो गई कि सारे मोबाइल चोरी हो गए। कराची में अगर 22 मिलियन लोग रहते हैं और अगर 100 मोबाइल भी चोरी हो जाएँ तो आटे में नमक से भी कम है। तो हमें बार बार पहले तो ये सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा फ्रॉड नहीं होता जितना से हम परेशान होते हैं, क्योंकि लेकिन फ्रॉड हमें फ़ौरन नज़र आता है तो हम डर जाते हैं, हर उस चीज़ से डर जाते हैं जो ख़तरनाक लगती है। अच्छा, अब ये एक नई फील्ड है, उसके लिए आप जैसे प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करें। अब रजिस्टर्ड हैं, हाँ, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी नया आदमी आएगा, फ्रॉड से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बहुत सारी दफ़ा लोग फेसबुक, अब नया नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बताया 50 मिलियन लोग फेसबुक पे 8 महीने में आएंगे। आपके ख्याल में क्या आते के साथ ही वो चलाना सीख जाएंगे या ऑर्डर करना सीख जाएंगे या मोबाइल के ऊपर ऑर्डर करना सीख जाएंगे? इसको टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। बुज़ुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो क्योंकि हम लेट स्टार्ट हो रहे हैं, हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कल कराची के अंदर गाड़ियाँ डबल हो जाएं तो क्या मसाइल नहीं होंगे? भाई एक फ़र्स्ट टाइम गाड़ी चलाने वाला तो मारता रहेगा, इधर एक्सीडेंट उधर एक्सीडेंट, तो चैलेंजेस होंगे, लेकिन यही चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी हैं। एक कंपनी है अमेरिका के अंदर शुरू हुई आज से 10 साल पहले, उसके वो जूते बेचते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन जूते बेचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपको एक जूता चाहिए, हम एक बड़ा साइज़ और एक छोटा साइज़ पहले से घर पे भेज देंगे, और आपको जो पसंद नहीं आए वो आप वापस भेज दीजिएगा, हम चुप करके वापस ले लेंगे। वो $multi-billion की कंपनी बन गई, अमेज़ॉन ने उसको एक्वायर कर लिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आज डिज़ाइनर क्लोथ्स या डिज़ाइनर जूते या डिज़ाइनर चीज़ें, जैसे डिज़ाइनर्स की बात हो रही है, वो इस नीश को फ़ायदा उठाएं कि उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं होती, डिज़ाइनिंग की कॉस्ट भी बहुत सारी होती है, आपके ब्रांड की कॉस्ट होती है। तो आप एक अलग सेगमेंट से इस चीज़ को फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बाइकिया ने फ़ायदे में कन्वर्ट किया, जैसे करीम ने फ़ायदे में कन्वर्ट किया। जैसे अगर आप एयरलिफ्ट की एग्जांपल लें, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि एक बस की कंपनी ने सब्जियां बेचना शुरू कर दी, इतने जल्दी पिवट किया और लाखों लोग उसको चलाने लगे। इमेजिन तो करें कि 100 मिलियन लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, उनको कपड़े, जूता, मकान, मासी, हर चीज़ चाहिए, उनके पास मोबाइल है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ओवरनाइट सीखेगी नहीं, लेकिन माइनॉरिटी को तो सिखाएं ना। आज दुनिया का हर इल्म यूट्यूब पे मौजूद है। क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? क्या हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या हर एक को मालूम है कि हर काम करने से पहले यूट्यूब पे जाके सीखना चाहिए? नहीं, हम अभी भी पुराने तरीके से दोस्तों से, यार दोस्तों से पूछते हैं, हेल्प लेते हैं, और उसके बाद जब तक हम इसको चलाना नहीं शुरू करेंगे उसमें अच्छे कैसे होंगे? एक आदमी ने पहली दफ़ा बिरयानी पकाई है, वो बेचने चला गया, उसमें तो गलती होगी। एक आदमी ने 100 दफ़ा बनाई। इसमें ये चीज़ भी है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं, एक्सपर्ट हो जाता है। यंगस्टर भी क्या, एक बच्चे मिनट में तो नहीं होता। हाँ, नहीं, बच्चे फिर भी हो जाते हैं। अब जो अबव 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, मेरे जैसे उनके लिए नहीं चले। आप तो एक फोकस करते आ रहे हैं इस चीज़ पे, जिनके कभी कंप्यूटर से वास्ता ही नहीं पड़ा। ऐसा ऑफिसेज में भी हो रहा है कि वो बड़ा परेशान हो गए। टीचिंग प्रोफेशन में भी हो रहा है कि जिनको ऑनलाइन यूज़ करना नहीं आ रहा उनको निकाल रहे हैं। उनके लिए किस तरह होगा? कोई हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो उनको फोकस कराएं कि भाई ये है, आप इधर आएँ, इस पर सीखें, 3 मंथ कोर्सेज, 2 मंथ कोर्सेज, कुछ इस तरह की चीज़ है। यूट्यूब, हर चीज़ का जवाब यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन रेहान भाई, अब यूट्यूब पे मैंने वही कहा ना कि एक बंदे को कंप्यूटर समझ ही नहीं आ रहा, तो वो यूट्यूब पे जाएगा, फिर उसको सर्च करेगा, उसको पता ही नहीं है। आप ही समझते कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए जो इस चीज़ की भी पढ़ाई कराए? मैं समझता हूँ कि डिजिटल लिटरेसी तो पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। अगर एक आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर उसको गूगल करना नहीं आता, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, क्योंकि वो आगे जाके जब बड़ा हो, एक आज बच्चा आपने स्कूल में डाला, 4 साल का है,
जब वो ग्रेजुएट करेगा 21 साल का होगा, कौन सा साल होगा, 2040 होगा। आपके ख्याल में 2040 की दुनिया आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी होगी? 6 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, अब तो समझ ही नहीं आता, हर चीज तो 20 साल के बाद का जो दुनिया होगी वो अनइमेजिनेबल होगी। और उसको आप कह रहे हैं ए ज़बर अलिफ ज़बर आप पढ़ो, हाँ। तो वो किस काम आएगा उसके? तो अगर उसको यूट्यूब चलाना नहीं आता तो उसको सिखाएं। अगर आपके बराबर में कोई बच्चा है, उसको कहें बेटा इसका मैंने सुना है कि आवाज़ से सर्च कर सकते हैं। हाँ। बेटा मैंने सुना है इसमें गूगल असिस्टेंट होता है, सहेली है मुझे मिली हलाल, में उससे बातें कर सकता हूँ, ज़रा बताओ कि कैसे चलाएंगे। वो बटन से उसको सीख लीजिए, उसके साथ खेलें बैठ के फ़ोन के साथ। बच्चे क्यों चला लेते हैं? बच्चों को मोबाइल से डर नहीं लगता, बड़ों को कंप्यूटर इंटरनेट से डर लगता है, खौफ होता है, तो उसको हाथ नहीं लगाए, मैं नहीं चलाऊँगा भाई। इतने साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई ये ज़रा कुछ ख़राब चीज़ होती है, तो वो डर पहले कम करना होगा। उसके बाद यूट्यूब पे जाएं, माइक्रोफोन का बटन दबाएं, बोलें, जो दिल करे बोलें, वो सामने हाउ टू आ जाता है। भाई मैं कैसे करूं? अब तो उर्दू में बोलें, सिंधी में बोलें, पंजाबी में बोलें, सराइकी में बोलें, हर एक चीज़ का जवाब आ जाता है। तो जब आपके फ़ोन में एक टीचर मौजूद है, गूगल असिस्टेंट उसका नाम है, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? और अगर आपके चैनल से आप पब्लिक सर्विस मैसेज चलाते ना, कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाओ, तो आप भाई पे पब्लिक सर्विस मैसेज दबाएं कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यूट्यूब चलाओ, गूगल के असिस्टेंट चलाओ, जाके लोगों को अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। कोई वजह नहीं है कि हम इस मुल्क में गरीब हों। आज रमज़ान है और मैं खुदा की कसम खा के बोलने को तैयार हूँ कि आज हर पाकिस्तानी आराम से घर बैठ के 1 लाख रुपये महीना कमा सकता है, सिर्फ यूट्यूब पे जाके सीखना सीख ले और कुछ ना सीखे। अगर मैं मतलब कसम खा के बोल रहा हूँ, क्या आदमी करेगा? तो अब क्यों नहीं कर रहे? कि आदत नहीं है भाई। हमको जो खाने की आदत है वही पकौड़े खाएंगे ना, वही चीज़ें खाएंगे ना जिस चीज़ की आदत है। मैं समझता हूँ कि आदतन गरीब मुल्क है, तो आदत हो चुकी है कुछ गड़बड़ चीज़ों की, वो इंशाल्लाह अपग्रेड हो जाएंगे 5-6 साल में, तो बेहतर हो चलेंगे। अच्छा, ये एक इस वक्त में जो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जो अब हमारा सिलेबस होता है उसमें इस चीज़ को डालना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो रेहान भाई ने बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2040 होगा वो क्या होगा, और उसमें सब कुछ डिजिटल होगा। हम पहले नहीं सोच सकते थे कि जी पहले एक MMS होता था तस्वीर भेजने के लिए, अब तो पूरी वीडियो कॉल आप दुनिया में कहीं भी कर लेते हैं, और 2040 या 50 या 60 वो और ज़्यादा जो है वो डिजिटल हो चुका होगा। तो इसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए और ऐसी जगहों पे प्लेटफॉर्म भी बनने चाहिए जहाँ पर इन्हें सिखाया जा सके। खुद ये जो आप लोगों की फील्ड है डिज़ाइनिंग की, इसे आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो हर बंदा अपने नाम का डिज़ाइनर भी लगा लेता है, इसमें क्या चीज़ फोकस करनी पड़ती है? किस चीज़ के बाद एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है? जो नए डिज़ाइनर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ जो डिज़ाइनर, अब बेसिकली आप ये देखें ना, अब जो ब्रांड्स आ गए, आप ब्रांड को किस तरह देख रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे भी ब्रांड्स, जी खाड़ी हो गया, कोई भी है, मतलब XYZ जो भी आप ब्रांड्स को देख लें। डिज़ाइनर का मतलब होता है एक डिज़ाइन, वन पीस, उसका कोई कॉपी ना हो। मतलब मैं जो खुद डिज़ाइन करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो मैंने खुद पहना हो तो वो कोई दूसरा ना पहने। मैं अगर आपके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ तो वो मार्केट में उसका रेप्लिका ना हो, कॉपी ना हो, वो वन पीस। मेरी नज़र में जो डिज़ाइनर है ना, वो एक पीस बनाए, एक सूट बनाए, उसको डिज़ाइनर कहते हैं। अब डिज़ाइनर ये नहीं कि आप डिज़ाइनर एक चीज़ की आप 100 कॉपियाँ बना रहे हैं, 100 पीस बना रहे हैं, तो वो डिज़ाइनर्स में नहीं आता। रेप्लिका पे भी हम बात करेंगे कि डिज़ाइनर को ये कितना नुकसान देता है, क्योंकि अक्सर डिज़ाइनर ये भी शिकायत करते हैं जो रेप्लिका मार्केट में आई हुई होती है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है कि भाई हम इतना महंगा नहीं पहन सकते तो हम रेप्लिका पहन के खुश हो रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं महानूर के साथ। महानूर, क्या चीज़ तैयार की है आपने, ये बताएं। आज मैंने चटखारी भिंडी बनाई है और उसके साथ फालसे का जूस। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट हमें बताएं जी। चटखारी भिंडी के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने हमारी भिंडी को मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में ऑयल में अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। फिर इसमें साबित गरम मसाला डाला ताकि इसमें थोड़ा सा उसका अरोमा आ जाए। फिर उसके बाद इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाला ताकि वो जल्दी से इसमें भुनाई हो जाए, वरना भिंडी जल्दी गल जाती है और फिर भिंडी टूट जाती है, उसका वो कलर भी नहीं आ पाता है। तो उसको अच्छे से उसमें भून लिया। उसमें फिर कुटी लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाली, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब देखा कि अब भिंडी थोड़ी सी उसका कलर चेंज होने लगा है, ऑलिव ग्रीन कलर में आने लगी है,
तो फिर उसमें मैंने ज़ीरा डाला और साबित धनिया डाला और अच्छे से उसकी भुनाई कर ली, थोड़ी सी आंच पर उसको छोड़ा कि उसमें हल्का सा दम आ जाए और उसके बाद उस पर गार्निश कर दी। ये थी मेरी चटखारी भिंडी की। अच्छा, इसमें चटखारी का होना इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसमें मैंने एक तो मिर्चें तेज़ की और फिर ऊपर से चाट मसाला गार्निश किया। वाह, और ये जो आपने ये फालसे का शरबत बनाया, ये कैसे बनाया? जूस? बिल्कुल, ये मैं बता देती हूँ। फालसे का जूस सबसे पहले मैंने ब्लेंड कर लिया सारे फालसों को, क्योंकि आपको भी पता है उसमें गुठलियाँ या कुछ ख़राब होते हैं, तो पहले अच्छे से उनको ब्लेंड कर लें और उसको स्ट्रेन कर लें। फिर जो उसका नीचे पल्प निकलेगा वो पूरा उसको हम यूज़ करेंगे ब्लेंड के लिए। उसमें मैंने इसमें यूज़ किया है गुलबहार का शरबत और इसके अलावा शुगर सिरप, हस्बे जायका जो मैं हमेशा कहती हूँ, नमक भी एज़ पर टेस्ट, अगर आप थोड़े नमकीन के शौकीन हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा ही मीठा चाहिए तो आप ना यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें और जैसे कि मैंने सर्विंग कर चुकी हूँ इसमें, बस अब इसमें तुख मलंगा ऐड करना बाकी है। उसके अलावा गुलबहार बड़े अच्छे मशरूबात होते हैं और मानूर हर चीज़ में इसको इस्तेमाल भी करती हैं। हमारा आज का मौजू सोशल मीडिया और इस्लाम। मोहसिन भाई की जानिब हम आएंगे। मोहसिन भाई, जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर हम इस्लामी लिटरेचर की बात करें, इस्लामी तालीमात की, कि जिनकी कोई बग़ैर तहक़ीक़ के लोग उस पर जो है डिस्कस करने लगते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? अच्छा देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद फरमा रहा है कि जो नेकी काम है, जो अच्छे काम है, जो इंसानियत की भलाई के काम है, जो इंसान की तरक्की के काम है, अगर तुम उन्हें देखो तो तुम भी साथ मिलाओ, ताउन करो। और अगर तुम देखो कि भाई ये बुराई है और ये ख़राबी पैदा कर रहा है और ये माशरे में बुराई फैला रहा है और इंसान को इससे नुकसान पहुँच रहा है, तो फरमाया अल्लाह ताला ने वला ताउन अल इस्मी वल उद्वान, कि ऐसे काम में ताउन मत करो। अब आपने जो सवाल किया बड़ा सवाल भी, और रेहान भाई जो बातें कर रहे थे उसकी तरफ भी मैं जी प्लीज़। तो जैसे आपने सवाल किया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर जो आ रही होती है, फेसबुक पर, तो लोग बड़े कॉन्फिडेंस से उसको बात को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये भी देखा होगा कि रमज़ान शुरू होने से पहले अक्सर लोग एक मैसेज करते हैं कि जिसने रमज़ान की मुबारकबाद दी, इतनी दफ़ा, हाँ, और ये भी कह दिया कि जिसने रमज़ान की सी मुबारकबाद दी अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। हालांकि ये मौजू हदीस है, यानी गड़ी हुई हदीस है। अब जन्नत इतनी आसान हो गई कि फिर ज़रूरत ही नहीं कि भाई ना आप नमाज पढ़ो, ना हज करो, ना ज़कात दो। ठीक है, रमज़ान एक बाबरकत महीना है, इसकी फजीलत अपनी जगह है, लेकिन क्या सोशल मीडिया जहाँ मैं फिर कहूँगा चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल रहन भाई, चीज़ गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल सही और गलत है। अगर आम तौर पर अगर इस्तेमाल बच्चा कर रहा है, बूढ़ा कर रहा है, या जवान को भी कर रहा है, अगर वो सही वे में कर रहा है तो इसके 10,000 फ़ायदे हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि आया ये सही वे में इस्तेमाल हो रहा है नहीं आ रहा, आया हमारे बच्चे इसको इस्तेमाल करके ज़हनी तौर पर मरीज़ तो नहीं बन रहा, या हमारे माशरे का नौजवान जब इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अंदर नेकी की जज्बात बढ़ रहे हैं या उसके अंदर शरपसंदी के जज्बात बढ़ रहे हैं। तो अब ये दौर आ गया है कि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करें, उलमा भी करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन को पहुंचाया, तो जब हुजूर ख़त व किताबत भेजा करते थे तो सवारी के तौर पे घोड़ा या फिर ऊँट वगैरह इस्तेमाल होता था। आज एक आपके पास ज़राए दूसरे आ गए कि आप एक ईमेल करते हैं या एक यूट्यूब पे डालते हैं, वो दूसरे पहुँच जाता है। तो इस्लाम ने मना नहीं फरमाया कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं फरमाए। असल बात ये कि हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत की है। अब झूठ का इस्तेमाल इस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, अगर आपको यकीन है कि ये बात सच कह रहे हैं, हक कह रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ रेहान भाई से ये भी पूछना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि आप मुझे ये बताएं किस तरह पता लगेगा यार ये जो गूगल पे बंदा बात कर रहा है ये सच बात कर रहा है, या यूट्यूब पर जो सवाल हो रहा है ये इसने जो बातें सही कही हैं। क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि दिखा कुछ और रहे हैं और हकीकत में कुछ और है। कपड़ा जैसे बहन ने देखें, डिज़ाइनर की मैं एक बात ये कहूँगा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन और हसीन शय को पसंद फरमाता है। आप लोगों के लिए हसीन कपड़े बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है कि बीवी अपने शौहर को दिखाएगी तो खुश होगा उसका शौहर, तो ये नेकी का काम है। लेकिन फिर वही बात है कि दिखा सोशल मीडिया पे देखें भाई इतना कीमती कपड़ा है, जब वो उसने बेचारी ने अपने शौहर को मना के पैसे दे दिए और जब घर में आया तो उसका अलग ही हाल था। तो वो बेचारे के पैसे भी गए और उसने एतमाद भी किया। तो इस एतमाद का जो टूटना, जो यकीन का टूटना, उसका क्या हाल है? जी रेहान भाई, आपने फरमाया कि झूठे पे अल्लाह की लानत है। मैंने नहीं फरमाया, अल्लाह ताला अल्लाह ने फरमाया।
तो बाज़ार में झूठ नहीं बोला जाता। बिल्कुल बोला जाता है, एक नई दुकान खुलती है, उसको कोई जानता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। तो ये सब्ज़ी वाला नहीं बोलता, सब भी बोलते हैं ना। माशरे के अंदर एक अजीब और गरीब सी एक कैफियत आ गई है कि ये हमने इसको सही समझना शुरू कर दिया कि ये सही है। तो अब ये चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, ये तो माशरे से इसका ताल्लुक़ है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ही ये ठीक होगा। इंटरनेट से और सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, सच सामने आता जा रहा है, झूठ कम होता चला जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप उन साइट से ख़रीदें जैसे जिस पे आपको एतमाद है, जो लिखते हैं कि अगर ख़राब होगा तो वापस हो जाएगा, पैसे पूरे वापस कर देते हो। तो आपको डर किस बात का? आपको तो खुशी होनी चाहिए कि भाई मैंने चीज़ मंगाई, नहीं अच्छी लगी, इस्तेमाल करके भी मैं वापस भेज दूँगी। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर 70% लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते। उस मुल्क में 100 मिलियन फ़ोन है, वो तो वाकई सवाल समझ के व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें वीडियो फॉरवर्ड करता है, वो वाकई समझता है ना। उसकी अवेयरनेस का लेवल तो समझे। एक बाबा जी हैं 65 साल के हैं, पहली दफ़ा बच्चे ने स्मार्टफोन ले दिया, अब उसको व्हाट्सएप पे कुरान शरीफ की वीडियो आई, वो कहाँ से वेरीफाई करेगा? उसके पास तो बहुत ज़्यादा सीरियस भी वो सीरियस लेता है कि मैं वाकई सवाब के लिए कर रहा हूँ। तो ये टाइम के साथ ठीक होगा, ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता अनलेस कि हम इसको सीरियस समझें। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी पे जिस तरह से आप कोरोना का इश्तिहार करते हैं ना भाई, जिस तरह से डेंगू का करते हैं, सिगरेट का करते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया को अवेयर करना पड़ेगा कि ये एक छुरी की तरह है। इसको आपने ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया तो लोगों को तकलीफ होगी, लोग बीमार होंगे, लोग एडिक्टेड हो जाएंगे। सोशल मीडिया की भी एडिक्शन होती है। रेहान भाई एक हमारे यहाँ और बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इसको इतना सीरियस लेती नहीं है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, तो कई दफा तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी बनानी पड़ती। तो मैंने कई ऐसे लोग देखे कि जिनको आईटी का पता नहीं तो उनको आईटी मिनिस्ट्री दे दी जाती है, एजुकेशन का पता नहीं हो तो उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी जाती है। हमारे यहाँ ये क्यों है? और जब यही रहेगा तो फिर तो सोशल मीडिया हमारे मुल्क में तो फिर यही प्रॉब्लम आता रहेगा कि हम इसी में रहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अवेयरनेस कहाँ से देंगे? और अवेयरनेस में गवर्नमेंट का भी एक बड़ा रोल होता है देने का। हमारे यहाँ इसलिए है कि जब मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो सबसे पहले कि गंदगी का काम आप ही को रह गया था करने के लिए। तो जब आप गंदा समझते हैं पॉलिटिक्स को तो गंदे लोग आएंगे। आप उसको अच्छा समझें, जिहाद समझें, मेहनत समझें, लोगों की खिदमत समझें, उसमें आएँ, अच्छे लोग आएंगे तो पॉलिटिक्स अच्छी होगी ना। कहाँ से कोई ऊपर इसके आमार से लोग बुलवाएंगे? अच्छा, ये भी बड़ा है कि बहुत से पॉलिटिशियंस को सोशल मीडिया से बहुत फायदा हुआ, उन्होंने बड़ी अपनी अच्छी अच्छी कैंपेन्स करी, आया बाद में कुछ हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट बड़ा इससे होता है लोग वो वीडियोस देख के फिर वो रट जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो चीज़ बोल रहे हैं। बिल्कुल, हर चीज़ के अंदर फ़ायदे और नुकसान आते हैं। हमें अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने डिजिटल लिटरेसी के लिए बात की थी, तो पिछले साल ही कोरोना के दौरान ही हमने एक नया स्कूल बनाया है, digital-literacy.school वेबसाइट है उसकी। पूरा डिजिटल लिटरेसी स्कूल है, उसमें उलमा के लिए कोर्स है, माशाअल्लाह, टीचरों के लिए कोर्स है, स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, बूढ़ों के लिए कोर्स है, जर्नलिस्ट के लिए कोर्स है, मीडिया पर्सनल के लिए कोर्स है, बिजनेसमैन के लिए अलग कोर्स है। ये सब आधे आधे घंटे के छोटे छोटे से कोर्सेज हैं जो कि हम फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा। ऑनलाइन भी फ्री पढ़ाते हैं। उसकी जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए पार्टनरशिप्स भी एग्जिस्टिंग स्कूल से साथ क्रिएट करते हैं, मदारिस के साथ करते हैं। आप लोग उसको ज़रूर जाके उससे फ़ायदा हासिल करें। उलमा के लिए हम लोग लैपटॉप तक फ्री में देते हैं कि कोर्स पूरा कर लो तो इनाम में लैपटॉप भी ले लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उलमा की ज़रूरत है कि वो अवेयरनेस फैलाएंगे। एक हमारे उलमा ने, एक आलिम थे, उन्होंने कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने कोई 150 वीडियो बनाई, उसके बाद कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया। मैं खुश होता हूँ कि चलो अल्लाह उनकी मगफिरत करेगा, पीछे अपना काम छोड़ के चलेगा, है ना। वो नेकियां इस्तेमाल हो रही है। इससे ये होता है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है और सोशल मीडिया पर आती है तो फिर वो ताहयात रहती है, और उसमें फिर ये होता है कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिलती है, बहुत से ऐसे अच्छे पैगाम होते हैं कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके पैगाम आज भी लोग देख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये वाली बात तो ठीक है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो सही भी और गलत भी है। अब ये तो आपके अपने ऊपर है। वही वाली बात है कि आग है वो आपको जला भी सकती है और वो खाना भी पका सकती है, छुरी है वो सब्जी काट भी सकती है और किसी को मार भी सकती है। तो ये अपने ऊपर होता है, लेकिन इसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत एक अहम रोल है कि वो इस चीज़ की पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो आवाम के सामने लाए। इस तरह के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिसमें लोग जाके सीखें ताकि आगे का जो माशरा है उसमें एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। देख रहे हैं कि हमारा सहरी का दस्तरखान जो है वो लगा हुआ है और हमारे मेहमानों ने सहरी कर भी ली है। तो हम पूछते हैं कि जो महानूर ने आज चटखारी भिंडी बनाई थी वो कैसी लगी? जी कुरत, कैसी लगी आपको?
बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी भिंडी और बहुत ही सही वाली चटखारी थी, मज़ेदार थी, मुझे मज़ा आया। अच्छा, रेहान भाई से पूछते हुए ना थोड़ा मानूर भी कंफ्यूज हो रही थी शुरू में जब रेहान भाई ने कहा था भाई सच सच बताऊंगा। रेहान भाई सच सच बताइएगा कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी थी, थैंक यू फॉर मेकिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है मानूर से कि आप इतनी यूनिक चीज़ें बनाती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें भी बनाया करें। जैक फ्रूट की भाजी, पपीते के पत्तों की सब्ज़ी, उससे जो ज़ाया होने वाली चीज़ें हैं वो काम आ जाएगा। ज़रूर। और ये बिल्कुल आप करिएगा जब ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाए, उसके बाद आपने जो बनाना है वो बनाएगा। इस पे हमें बिल्कुल नहीं कोई ऐसा रिस्क लेना, क्योंकि अभी 30 दिन तक ट्रांसमिशन करनी। तुरंत मुझे ये बताएं कि कुकिंग की अगर हम बात करें तो आपको वैसे है शौक है कुकिंग का? बिल्कुल, मैं तो बहुत छोटी एज से जो है कुकिंग कर रही हूँ, मुझे खुद शौक भी। अभी इंशाल्लाह ताला मेरा आगे प्लान है एक ढाबा खोलने का। अच्छा, तो क्या चीज़ है वैसे जो होता है ना एक्सपर्ट होता है बंदा कहता है मैं ये ज़्यादा अच्छी बना दूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कहती हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हो? यार वैसे माशाल्लाह से किसी ने आज तक मेरे किसी खाने में से बुराई नहीं निकाली। ठीक है। मगर ये कि बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, सी फूड बहुत अच्छा बना लेती हूँ। बस ठीक है, फिर आगे की जो सहरी आया करेगी वो थोड़ी हम कुरस से ही बात करेंगे। आप भी बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़रूर, भेजा ज़रूर। करें। रेहान भाई, आपने कभी वैसे ट्राई किया? आप कहते हैं हर चीज़ यूट्यूब पे होती है, कभी ऐसा हो कि आप अकेले हों, आपने कभी यूट्यूब से कुछ ट्राई किया ऐसा खाना पकाने का, या आप बना लेते हैं खाना? जी, अक्सर बनाता हूँ। कल भी बनाए थे रात को, अच्छा। बकचोय बनाई थी जो कि एक और सब्ज़ी होती है गार्लिक और थाई चिली के साथ। मुझे चाइनीज़ और थाई खाने ज़्यादा पसंद हैं, तो बाकी चीज़ें तो यहाँ पका लेते हैं लोग, लेकिन जो चीज़ें ख़ुद को पसंद हों वो खुद कभी कभी बनानी पड़ती। तो आप जो ये मशवरा देते हैं कि यूट्यूब से देख के बनाएं, तो आप भी यूट्यूब से देख के बनाते? वरना उससे पहले बहुत चैलेंज होता था, मैं बाकायदा ट्रैवल करता था सिर्फ खाने के लिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे कम से कम सिखाते, और वो लोग हमारी ज़बान नहीं, ना अंग्रेज़ी आती हम समझते हैं, ना हम उनकी ज़बान बोलते, तो सीखना बहुत मुश्किल होता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गया है कि हम यूट्यूब पे जाके उसको सीख सकते हैं। ये जी कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ऐसे कि जो आप सीख सकते हैं, ख़ासतौर पे वो मर्द हजरात जिनको कुकिंग का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर हों तो वो यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। और मुझे ये बताएं, बात हो रही थी रेप्लिका के हवाले से। ये रेप्लिका जो होते हैं, ये कुछ बेचारे जो इतनी इनकी अर्निंग नहीं होती, वो कहते हैं कि ठीक है जी हमारा भी दिल है हम भी पहन लें, लेकिन क्या डिज़ाइनर को उससे नुकसान होता है? देखिए, डिज़ाइनर को नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि देखें रेप्लिका जो है उसकी क्वालिटी में और डिज़ाइनर की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। बस रेप्लिका का ये होता है कि जो हमारी मिडिल क्लास आवाम है वो उससे फ़ायदा बहुत उठा लेती है, और जो आपको पता है अपर क्लास का जो है वो तो डिज़ाइनर वेयर ही पहनेगा, तो वो डिज़ाइनर को ही रेफ़र करेगा। और बाकी जो है उससे मेरे ख़्याल में रेप्लिका से इतना नुकसान नहीं है, रेप्लिका से बल्कि लोगों का फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा, अभी ये जो ईद आ रही है बिल्कुल, तो इसमें क्या आप लोगों के प्लान्स हैं? क्या डिज़ाइन इन हैं, क्या आउट हैं? क्योंकि अभी तो कन्फ्यूजन बहुत है कि मार्केट्स बंद होंगी, फिर आप लोगों को ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मुझे बताएं कि क्या इस दफ़ा कोई नई चीज़ ला रहे हैं आप लोग? देखिए, फ़ैशन रिपीट होता है, और अभी माशाल्लाह से हर चीज़ इन है। ट्राउज़र, शलवार, चूड़ी पजामा, गरारा पैंट, गरारा शरारा, मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आउट ऑफ फैशन है। तो जिस तरह हम लोग पुराने अपनी नानी दादी के गरारे निकाल के पहनते थे, गरारे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बच्चियां बहुत लाइक कर रही हैं गरारे को। फ्रॉक का दोबारा से, जिस तरह अनारकली फ्रॉक होता था उसका दोबारा ट्रेंड आ गया है। लेकिन अब बहुत महंगे हो गए ये, कभी कभी कुछ गरारे कीमत सुन के बंदा कहता है इसमें तो पूरी शादी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, उसमें क्या ऐसा लगाते हैं जो इतने महंगे होते हैं? क्या देखिए, वो तो डिपेंड करता है कस्टमर पे। चीज़ वही होती है, चीज़ वही होती है, डिपेंड करता है कस्टमर पे कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। आप उसको कम बजट में भी आप वो गरारा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके बहुत हाई बजट में बनाए। लेकिन जब आगे कस्टमर खुद बोले कि महंगी से महंगी चीज़ बताओ, तो वो तो बिल्कुल, तो भाई यही होता है। जितना पैसा, वो कहते हैं ना, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा, वो वाला हिसाब है कि जितना पैसा कस्टमर खर्च करना चाहेगा वही चीज़ आप लो बजट में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, मटेरियल का फ़र्क आ जाता है, चीज़ों का फ़र्क आ जाता है, बाकी आप हर चीज़ को बना सकते हैं। अच्छा रेहान भाई, जब से आपने बात की हर बंदा लाख रुपए कमा सकता है, हमें डर ये है हमारे यहाँ से बहुत से लोग नौकरी छोड़ के ना चले जाएं। कैसे कमा सकता है, टिप्स क्या हैं? टिप्स तो बता दें, आपके होने कुछ फ़ायदा मिले। सबसे पहले तो आप rehantraining.com पे जाके फ्री में एक कोर्स कर लें कि हाँ 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। कोई पैसे नहीं है उसके अंदर। जैसे मैंने अभी आपको पपीते के पत्तों की बात बोली, हमारे मुल्क में टमाटर उगता है, सीज़न के अंदर वो 2 रुपये किलो हो जाता है, और ऑफ सीज़न में वो 250 रुपये किलो हो जाता है ना। ये इतना इम्बैलेंस क्यों है? ये इसीलिए है कि उस किसान के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको सुखा के कैसे बेच सकता है,
उसको सॉस बना के कैसे बेच सकता है, उसको सूप बना के कैसे बेच सकता है, ये पता नहीं है। तो इल्म के ही तो पैसे होते हैं ना। तो हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं इस काम पे, लेकिन आज तक कभी कोई अदारा इश्तिहार नहीं करता कि भाई यूट्यूब पे जाके सीख लो, एडेक्स पे जाके देख लो, स्कूल बंद हो गए, khanacademy.org के चले जाओ, वहाँ जाके स्कूल पढ़ लो, फ्री है, ये सब चीज़ें फ्री हैं। ऑनलाइन जाके काम कर लो, आप एंकर हैं, आप अपना टीवी शो शुरू करें, ग्लोबल ऑडियंस को लेकर आएँ, उनके साथ बैठ के आप भी $5-10,000 महीना कमाएं। तो क्यों हम अपने आप को समझते हैं कि हम कराची में रहते हैं, हम सखर में रहते हैं, हम लाहौर में रहते हैं, हम इंटरनेट पे रहते हैं, सारी दुनिया हमारी ऑडियंस है। बहन हमारी जो कपड़े बेचती हैं वो इंटरनेशनली, जितनी ख़वातीन हैं गोरियां आजकल देखें बॉलीवुड की वजह से बहुत सारे लोग ये कपड़े पहनना चाहते हैं जो ये बेचती हैं। वही जोड़ा जो यहाँ पे ये अगर ये $500 का बेचती हैं वो इंटरनेशनली $5,000 का बेच सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रही वहाँ बेचने की, अवेयरनेस की बात आ जाती तो इसलिए वो नहीं बिक रहा। वरना घड़ी आप स्विट्ज़रलैंड से ला के महंगी क्यों ख़रीदते हैं? उसमें क्या हीरे जवाहर लगे होते हैं? अगर लगे भी होते हैं तो इतने महंगे तो नहीं होते ना। ये आपकी चॉइस है कि हम कहाँ से कमाना चाहते हैं। अब सबसे पहले क्या करें, जो आप काम करते हैं यूट्यूब पे जाएं, माइक्रोफोन दबाएं और बोले ये काम मैं कैसे करूँ, यानी जो काम आपको आता है अब आप जाके देखें वो दूसरा कैसे बता रहा है, तो मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरे अंदर क्या गलती थी, मैं उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। फिर एक आदमी है कारपेंटरी सीखे बेहतर, एक आदमी है प्लम्बर, बेहतर प्लम्बर बने, तो हम बेहतर 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 से बेहतर होते जाएंगे। इस वक्त कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ना आपको अच्छा प्लम्बर मिलता है, ना अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिलता है, हम हर चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं मिलती ना। तो इतने मुल्क, जिस मुल्क में इतने लोग रहते हों, 250 मिलियन लोग रहते हों, और फिर भी इंसान ना मिलते हों, तो इसीलिए तंगवा की इंसान पार्टी बनाई है कि भाई सिखाएं, इंसान बनाएं और लोगों को। अच्छा, अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें आप लोग इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो आपका जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगी वो किस बेस पर होगी? क्या ये तो नहीं हुआ कि अगर आपकी पार्टी इख्तिदार में आ गई, तो हम देख रहे हैं कि जो आईटी मिनिस्टर है उसको तो पता ही नहीं आईटी क्या है, वो खुद बैठा हुआ है मैंने करना क्या है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका एजुकेशन से ताल्लुक़ नहीं, हेल्थ मिनिस्टर का हेल्थ से ताल्लुक़ नहीं, और आपका तरीक़ेकार क्या होगा अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का? हमने एक ऐप बनाई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। हम अभी से कह रहे हैं कि आपको एजुकेशन से मोहब्बत है, आप एजुकेशन मिनिस्टर अभी से बन जाइए। हम उसको शैडो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं। एज एन एजुकेशन शैडो मिनिस्टर आपकी जॉब ये है कि आप हर रोज़ आधे घंटे दुनिया के किसी एजुकेशन से स्पेशलिस्ट के साथ पब्लिकली एक ऑनलाइन पॉडकास्ट करेंगे। आप उससे एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेरे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, आपके मुल्क ने क्या किया, हर रोज़ 5 दिन हफ्ते में। हर 3 महीने के बाद फिर एक आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे उन्हीं सब लोगों के साथ जिनके साथ आपने नेटवर्क बनाया, जिनसे सीखा। उसके अंदर सेक्रेटरीज़ को भी बुलाएंगे, करंट सिटिंग मिनिस्टर्स को भी बुलाएंगे, दूसरे ममालिक के सिटिंग मिनिस्टर्स को भी बुलाएंगे, और उस पर हर महीने कॉन्फ्रेंस होगी। हर 3 महीने के बाद का मतलब हुआ अगले 2 साल में वो 8 कॉन्फ्रेंसें करेगा, 400 लोग स्पेशलिस्ट के साथ दोस्ती बनाएगा, गुफ्तगू करेगा, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होगा। आप मुझे बताइए कि ऐसा आदमी बुद्धू रह सकता है क्या? वो एजुकेशन मिनिस्टर कहीं से भी ऐसा होगा जिसको पता ना? इनसे दोस्ती होगी कैसे? एक आम आदमी का सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि उनसे दोस्ती किस तरह होगी, हमारे उनसे कैसे कांटेक्ट बनेंगे, वो किस तरह बनेंगे? अगर एक आम लड़का है, वो उस पढ़ाई में अच्छा है और वो चाह रहा है अपने कॉन्टेक्ट्स बनाना इंटरनेशनल लेवल पे, तो कैसे बनाए? rehanuniversity.com पे जाएं, बुक्स पे क्लिक करें, किताब का नाम है एडमी, इंटरनेशनल दोस्तों से दोस्ती कैसे करते हैं। मुफ्त किताब है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर रेहान ट्रेनिंग पे चले जाइए, इंटरनेशनल दोस्तों से दोस्ती कैसे करते हैं, कोर्स कर लीजिए, फ्री है। उसके बाद आप linkedin.com पे जाइए, अपनी प्रोफाइल को अच्छा कीजिए, फेसबुक पे जाइए, अपनी प्रोफाइल को अच्छा कीजिए। जब आप कुछ अच्छे लग रहे होंगे तो आपसे कोई बात करेगा ना। एक आपने तितली की फ़ोटो लगाई हुई है और लिखा नीचे लिखा स्टूडेंट, मुझे ऐड कर लो, तो कौन ऐड करेगा? तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाइए। इंग्लिश भी होना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुर्की में कितने लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं? सारा टूरिस्ट आता है वहाँ, कोई भी अंग्रेज़ी नहीं बोलता, उनका तो प्रेसिडेंट तक अंग्रेज़ी नहीं समझता। तो अंग्रेज़ी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी तो आती है ना बाई डिफ़ॉल्ट। हम सारे लोग मैट्रिक तक जाते हुए पढ़ते हैं, इतनी तो पढ़ते हैं जितनी तुर्किश नहीं पढ़ते, इतनी तो पढ़ते हैं जितने रशियन नहीं समझते। लेकिन रेहान भाई, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है माजरत के साथ, उनमें तो मैं ऐसी चीज़ें देख कर आया हूँ, तो उन बच्चों का फ्यूचर भी तो हमें बनाना है ना, बच्चे तो वो भी हैं। देखो यार, ओवरनाइट तो रोम नहीं बना था, पाकिस्तान को बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो कर सकते हैं वो तो कर लें, उनका देखा देखी दूसरे भी करेंगे। मेरा इस साल का फोकस सिर्फ एक है कि मैं हर आदमी को कन्विंस कर सकूं। कुरत बहन जो हैं वो लोगों को डिज़ाइनर बनाएं, ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके ये खाना पकाना सिखाएं ख़वातीन को, आप एंकर बनना सिखाएं, ये दीन का इल्म बांटें, लाइटिंग वाला लाइटिंग का एक्सपर्ट बनाएं,
उस फालसे वाला फालसे का एक्सपर्ट बनाए तो हमारे मुल्क में एक्सपर्ट बन जाएंगे बहुत सारे। ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन नहीं, ईच वन टीच मिलियंस बाय यूट्यूब। बाय यूट्यूब यूट्यूब पे डाल दो, हर कोई अपनी हर एक ड्यूटी। सीख बिल्कुल जी। ये जो बातें थी और जो रेहान भाई से हम सीख रहे थे, ये आप लोगों को अगर अभी समझ नहीं आ रही तो एक अरसे बाद ये 5 साल बाद आ जाएंगे। क्लिप पड़ा हुआ होगा और फिर 5 साल बाद लोग कहेंगे यार एक बंदा बता तो रहा था, हमने उस वक्त क्यों नहीं सीखा। बिल्कुल सीखना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और जो रेहान भाई ने एक्सपर्ट चीज़ें बताई हैं वहाँ पर जाएँ, आप सीखें ताकि आगे की ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। रेहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ट्रांसमिशन में आए। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी आपसे सीखी और लोगों ने भी सीखी और आपकी जो पार्टी है उसके लिए भी अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। थोड़ी देर में सहर का वक्त हो जाएगा और फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि बड़ा अहम वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, जो लोग बीमार हैं उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ मांगें। अल्लाह ताला सबके जो जायज़ मकासद हैं उनको पूरा करे इस रमज़ान मुबारक की बरकत में, और ना जाने किसकी निकली हुई दुआ कबूल हो जाए। हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। महानूर, क्या सवाल है आपके, ये बताएं जी। बिल्कुल मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पे जो कॉल और अहादीस लोग शेयर करते हैं तो उनकी कैसे तहकीकात की जा सकती है कि वो सही है या गलत है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात, जैसे अभी रेहान भाई बात कर रहे थे कि हर चीज़ आप यूट्यूब से ढूंढें, बिल्कुल ढूंढने में मुज़ायका नहीं, लेकिन उससे एक बड़ा नुकसान जो हमें हो रहा है, मैं उनके सामने भी ये बात करना चाह रहा था कि हमारे अंदर से किताब का मुताला करने की आदत छूट रही है और किताब की एक अहमियत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कहा रेफरेंस, जब तक आप खुद रेफरेंस से ना देख लें और किताब में उसके हवाले को ना ढूंढ लें तब तक आप यकीन बिल्कुल नहीं कर सकते। और सारी बात यह है कि मैंने फिर कहूँ ये चीज़ इस्तेमाल सही और गलत होता है, लेकिन लोग आम तौर पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं तो इसका इस्तेमाल गलत तौर पे कर रहे हैं। और मिसाल के तौर पे कि अगर तुमने 10 लोगों को ये पैगाम पहुंचा दिया, यानी अल्लाह का ही नाम ले रहे हैं लेकिन 10 लोगों को पहुंचा दो, क्या होगा, आज तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। भाई तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी मन की मुराद ये करने से लाजमी पूरी जाएगी, या आज तुम्हें ये तुम करोगे तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। तो फिर सारी बात ये है कि किताबों का हवाला, किताबों की जान पड़ता और किताबों का मुताला ज़रूरी है। बिल्कुल आप हदीस सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप किताबों का मुताला रखें। हाँ, अगर किताबों से मैच हो रही है तो फबिया आप उसको यकीन करके जिस तरह वो बता रहे हैं उसको अमल किया जाए। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ जब हम ये नशिस्तों पे आते हैं हमें पता चलता है किसी पे तोहमत लगाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम सोशल मीडिया पे अक्सर ये देखते हैं कि अच्छा किसी के बारे में कोई तस्वीर लगा दी और ऊपर कुछ भी लिख दिया और हर कोई इसको लाइक कर रहा है बगैर जाने, उसकी तहकीक किए बगैर। तो जो लोग उसको लाइक कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं बगैर तहकीक किए, क्या वो गुनाह के ज़मरे में आ रहे हैं? ये सिर्फ गुनाह ही नहीं आ रहा। देखें शरीफ भाई, बहुत आसान सी बात है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब एक मुसलमान किसी की बुराई करता है, बुराई से मुराद कि उस शख्स में ऐब हो, एक तो होना ऐब होना, ऐब हो और वो उसके सामने बयान करे तो उसे बुरा लगे, फरमाया वो उसने उसकी ग़ीबत की। और ग़ीबत के बारे में वो फरमाते हैं ऐसा वो शख्स किसी की ग़ीबत करता है, किसी के ऐब को बयान करता है, वो ऐसा जिसे उसने अपने सगे भाई का मुर्दा गोश्त खाया, यानी भाई मुर्दा हो और उसका वो गोश्त खा रहा हो। तो ये तो वो शख्स है जिसके अंदर ऐब हो तो बुराई की जाए। एक शख्स बेऐब है, आपने मुख्तलिफ तस्वीर को जोड़कर, और हमें नहीं पता कि सच क्या है। बात भी अगर है भी तो आप नहीं जानते, लेकिन आपने दूसरे के ऊपर फेत रखकर, यकीन रखकर उस पर कमेंट कर दिया और वो वाक़तन नहीं था, तो ये बहतान है। हुजूर ने फरमाया बहतान गीबत से बड़ा गुनाह है। अब आप सोचें, गीबत तो वो है कि जो मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तो जो शख्स बहतान लगाएगा वो कितना बड़ा गुनाह करे। और आपने जो सवाल किया ना कि एक शख्स अगर लाइक कर रहा है तो क्या वो उस गुमराह, तो जाहिर सी बात है आपको अल्लाह ने अकल दिया है, शऊर दिया है, आप तहकीक तो करें। अफला तफक्करुन, कि तुम तफक्कुर तो करो, गौर तो करो कि आया उस बंदे में ऐसी बुराई है कि नहीं। अगर है भी तो आप उसकी इस्लाह करें। खुलेआम किसी की तजलील करना ये मुसलमान का काम नहीं। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और होती है कि अभी बात हो रही थी कि ऑनलाइन सब कुछ सीखा जा सकता है, तो क्या हम ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ, जो कारिल कुरान है, जाहिर सी बात है, मैंने फिर आपसे बात की ना कि ये अल्लाह ताला वक्त की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि अभी जैसे कोरोना का एक सूरत हाल है, आप घर में बैठे हुए, इंसान इसी सोशल मीडिया के ज़रिए बेहयाई सीखे, इससे बेहतर नहीं वो कुरान सीखे, कुरान की तफसीर सीखे, अहादीस सीखे, अहादीस की तफसीर, बल्कि सिर्फ सीखे ही नहीं, वो सीखेगा
सीखना भी सवाब है, समझाना भी सवाब है और समझना भी सवाब है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ऊट पटांग हरकतें करी जी जी। सोशल मीडिया पे, मैं उन ऐप्स का नाम नहीं लाऊंगा, और उसके बाद उनको बड़ी पज़राई मिल गई, उससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो क्या ये पैसा जायज़ है या नाजायज़? अच्छा, ये बहुत वैलिड सवाल है आपका कि यूट्यूब से कमाना या गूगल से कमाना, ये पैसा जायज़ है कि नाजायज़ है। आबिद, देखिए शरीयत ने इसकी, जो उलमा ने इसकी जो है ना वो दो राय दी है कि अगर आप किसी शख्स को कोई ऐसी शय सिखा रहे हैं जो दुनियावी तौर पर उसको फ़ायदा देगा, मिसाल के तौर पर कपड़ा सीना आपने सिखा दिया, मिसाल पर ये कुर्सी बनाना सिखा दिया, मिसाल के तौर पर आपने इल्म नाफ़ यानी इल्म ऐसा सिखाया जो उसकी मदद कर रहा है उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, और उसके सिखाने में आपने अपने वक्त को दिया, तो जो वक्त को आपने दे दिया तो यूट्यूब आपको अगर वो पैसे दे रहा तो बहुत से उलमा ने इसको जायज़ करार दिया। लेकिन अगर इसी यूट्यूब पे या आप किसी भी किसी ऐसी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे कोई बेहयाई का काम फैलाया जा रहा है या ऐसे वेबसाइट बना ली कि जिसमें नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, तो ऐसा पैसा कमाना सिर्फ जायज़ ही नहीं रहेगा बल्कि हराम हो जाएगा। हराम हो जाएगा जी। ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो ऊट पटांग हरकतें करके कमा रहे हैं, और आप जायज़ तरीके से भी कमा सकते थे। कल हमने जिक्र किया था कि जो पैसा आपके नसीब में है वो आपको मिलता है, तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर लेते तो उससे भी कमा लेते। बहरहाल ये आपके अपने ऊपर है। मोहसिन भाई, सोशल मीडिया से एक चीज़ और बहुत होती है, वो होती है ब्लैकमेलिंग। ख़ास तौर पे मैंने बहुत प्रोग्राम्स इस पे किए हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है पिक्चर्स के हवाले से, इसके हवाले से। ये जो लोग ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो वैसे करें या सोशल मीडिया से करें, इसका इस्लाम में क्या गुनाह है, इसके बारे में क्या हुक्म है किसी को ब्लैकमेल करना? ये आप जो कह रहे हैं कि ब्लैकमेल करना, ये तो समझ लीजिए किसी को आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। और ज़्यादती कैसे कर रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया क़ल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, मोमिन अल्लाह के, जो मोमिन का जो दिल है ना, मिसाल तौर पे इंसान अच्छा घर बनाए और वो चाहता है कि बड़ा आदमी आ जाए, तो अल्लाह फरमाता है मैं किसी के घर में नहीं समा सकता सिवाय मोमिन के दिल में। तो आप सोचें किसी को आप धोखा दें, उसका दिल टूटता है, वो खौफज़दा होता है। तो मुसलमान को खौफज़दा करना ऐसा है कि वो मुसलमान के दिल को तोड़ रहा है, और रब ताला कि तुम घर को तोड़ दो और अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ तुम ऐसा करो कि एक बंदे का नुकसान करो। याद रखिएगा, मुसलमान का काम क्या है? मुसलमान वो है जो अपने लिए अच्छा करे तो वही दूसरे भाई के लिए भी अच्छा करे। लेकिन जो शख्स मुसलमान को धोखा देता है या इस तरह की खौफ फैलाता है, तो ऐसा शख्स जो होता है वो इसी ज़ुमरे में आता है कि अल्लाह ताला जब रोज़े महशर ये शख्स आएगा जिसने ऐसा मुसलमानों को धोखा दिया, फरेब किया, तो ये सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला होगा और बहुत सख्त तरीन गुनाहगार बंदा होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए आप ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हम जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी हम इस्लाह किस तरह कर सकते हैं अगर हम सोशल मीडिया से करना चाह रहे हैं? अच्छा सवाल किया। देखिए शरीफ बात इसी है, हुक्म यह आया कि अगर तुम्हें एक आयत पहुँचे, कुरान की एक आयत पहुँचे, तो तुम्हारा काम है तुम उसे आगे पहुँचा दो। सोशल मीडिया या वेबसाइट या फेसबुक या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ये एक इतना बेहतरीन तरीका है इसका इस्तेमाल कि आप आसानी से अल्लाह का दीन दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हुए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर मुल्क जो दूसरे ममालिक हैं जो दीन को नहीं समझ सकते, आप बैठे बैठे दीन का काम आप पहुंचा रहे हैं। और हदीस में आया है कि जब बंदा दीन की खिदमत करता है तो दुनिया भी सवरते और आखिरत भी सवरते, और आपको इसका सवाब, यानी आप दुनिया में रहें या ना रहें, यानी एक शख्स जिसने एक आयत पहुंचाई अब उस दुनिया से चला गया, हुजूर फरमा के मुताबिक कि वो शख्स जो आयत पहुंचाई गई उस पर अमल कर रहा है, बंदा हो या ना हो, उस शख्स के नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। कितनी बड़ी मकाम होगी, बंदे के अमाल बंद हो जाते हैं जब बंदा दुनिया से चला जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया है कि जब तक ये सोशल मीडिया यानी कि बरकरार है, लोग पॉजिटिव चीज़ें सीखते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। और अगर उसी का हम उल्टा करें कि जिन लोगों ने ऊट पटांग चीज़ें डाली हुई हैं और उस दुनिया से चले गए और उसके बाद अगर लोग उससे कुछ गलत चीज़ सीख रहे तो उसका अज़ाब मिलेगा। बिल्कुल यही, बिल्कुल। तो भाई ये चीज़ उन तमाम लोगों के लिए है कि जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल अच्छी चीज़ें फैलाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो आपको ज़िंदगी भर उसका सवाब मिलता रहेगा। आप जब दुनिया से चले जाएंगे तब भी मिलता रहेगा, बड़ी बात है। और जो लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं, अब वो ये देख लें कि अगर आप इस दुनिया में से चले भी जाएंगे और कोई आपकी गलत चीज़ देख के उसको अडॉप्ट करेगा, मेरी बातें बहुत अभी ज़ाहिर ऐसी लग रही होंगी कि मैं यहाँ इस नशिस्त पे बैठा हूँ तो मुझे यही बोलना है, मैं खुद पीछे क्या करता हूँ क्या नहीं करता, वो एक अलग बातें शुरू हो जाती है। लेकिन भाई जो भी बात हो रही है ना, आपकी भलाई के लिए हो रही है, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। कुरत, मैंने आपको अक्सर सोशल वर्क करते हुए देखा है, तो मुझे बताएं कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होता है कि जिसके बाद आप सोशल वर्क की तरफ आते हैं,
तो लाइफ में ऐसा क्या था कि आपने सोशल वर्क की तरफ भी आना चाहा, क्या ऐसा फील किया था? बेसिकली शहरी मैंने काफ़ी छोटी उम्र से ये चीज़ें देखी, फैमिली में भी देखे, अपने पेरेंट्स को देखा कि मतलब ऐसे लोगों की मदद करते हुए। आपने देखा है आजकल लोग 1 रुपया देते 100 रुपया दिखाते हैं। मैंने कभी भी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैंने कभी भी ये चीज़ को हाईलाइट, कभी फेसबुक पे, कभी इस तरह अपने सोशल मीडिया पे कभी भी पिक्चर्स अपलोड नहीं की। जिस तरह लोग आजकल किसी को राशन दे रहे हैं तो पिक्चर्स अपलोड, देखें अल्लाह ताला ने कहा आप एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता ना चले, बंद मुट्ठी से। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को ये काम करते हुए देखा कि उन्होंने फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो, देखें हमारी इर्द गिर्द बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको हम लोग ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, और हम उनको इग्नोर करते हैं। हम लोग बाहर तो लोगों की मदद करते हैं, मगर जो हमारे किसी की फैमिली में कोई भाई है, एक भाई अच्छा खा रहा है, दूसरा भाई थोड़ा सा नॉर्मल है, बहन अच्छी फैमिली में चली गई है, दूसरी बहन नॉर्मल फैमिली में, तो आप पहले घर से स्टार्ट करो। मैंने अपने बड़ों को घर से स्टार्ट करते हुए देखा, घर से एक दूसरे की हेल्प करते देखा, तो मैंने उसी चीज़ को देख के फिर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। बहुत अच्छी बात है। और अपने बच्चों को भी मैंने यही सिखाया कि बेटा करो। आज बात अगर सोशल मीडिया की हो रही है तो हम ये देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को लैपटॉप, स्मार्टफोन्स दे के छोड़ दिया है। बट ठीक है जी, अब ज़ाहिर है बच्चा तो बच्चा है, उसको आग दोगे तो घर भी जला देगा। तो चेक एंड बैलेंस कितना ज़रूरी है, आप क्या समझती हैं? चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं माँ बाप? बिल्कुल नहीं, चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों पे नज़र, देखें हमारे बड़े कहते थे ना, खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की निगाह से। तो आजकल वो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों, मैंने देखा है पेरेंट्स इतने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं कि बच्चे बहुत इग्नोर हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्पेशली देखें अभी रमज़ान का महीना है, सहरी अपने बच्चों के साथ करें, अफ्तार अपने बच्चों के साथ, तो कुछ टाइम आप कुरान शरीफ की तिलावत बैठ के, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है बच्चों के साथ गपशप करने का, एक दूसरे से टॉपिक शेयर करें, कोई चीज़ किसी अच्छे टॉपिक पे उनसे डिस्कशन करें ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, और बच्चों से भी आप पेरेंट्स सीखो, क्योंकि हमारे बच्चों के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, शायद वो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल जी, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों पे ख़ास तौर पे। मोहसिन भाई, जैसे कि इन्होंने बात करी, ज़रा इनकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं उस तरफ भी आऊँगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करता है अपने किसी काम की, और उसकी नीयत ये है कि मेरे अच्छे काम को देख के और लोग भी ऐसा अच्छा काम करें, हाँ किसी का चेहरा दिखाना, उसकी तजलील करना, तो ये तो उसमें आ जाएगा, गलत में आ जाएगा। वैसे करे तो क्या ठीक है? देखें, फिर मैं ये हदीस पढ़ी, मारूफ भी और मुस्तनद भी और सही भी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का सारा दारोमदार नीयत पर है। कि अगर आपकी नीयत ठीक है, मिसाल तौर पे इसको कहते हैं दीन का हरीस होना, नेक काम में हिर्स बढ़ाना, और नेक काम में हिर्स बढ़ाना कि दूसरे के अंदर ये चाहत पैदा करना कि यार ये शख्स इतना अच्छा बोल सकता तो क्या मैं नहीं कर सकता। तो आपकी नीयत भी यही है कि यार मैं अगर अपनी तस्वीर डाल रहा हूँ तो मैं जब दिन की खिदमत कर सकता हूँ तो दूसरे को भी तौफीक अल्लाह करे मिल जाए। तो आपने इस नीयत से डाली, मकसद आपका ये नहीं था कि नमूदो नुमाइश हो या रियाकारी हो कि लोग मुझे देखें, वाह वाह करें, बल्कि मकसद ये था कि लोग दीन को सीखें। तो बिल्कुल इस तरह, लेकिन ये इसी इतनी सी बात है, अगर इस लिहाज से डाला जाए तो सवाब भी मिलेगा क्योंकि वो अमल करेगा, किरदार उसका ही बनेगा, अल्लाह ताला जज़ा देगा। एक बात जो बहन ने फरमाई ना कि चेक एंड बैलेंस की, शेरी भाई ये बहुत ज़रूरी क्यों हो गया है कि यूट्यूब है या गूगल है, ये पूरी एक दुनिया है। और आज हम देखते हैं टीवी पे, तो टीवी पे हमारे बड़े बार बार नज़र रखते थे कि वो इतनी बड़ी स्क्रीन है कि हाँ बच्चा क्या देख रहा है। एक छोटे से मोबाइल में नज़र रखना बहुत मुश्किल है कि हो सकता है हमारे सामने वो बच्चा अच्छी चीज़ देख रहा हो, बाद में वो चीज़ को गलत चीज़ देख रहा हो। तो इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है वालिदैन पे याद रखिए कि अगर बच्चे ने गलत चीज़ सीख कर उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो वही बात आ गई कि उसका गुनाह भी माँ बाप पर आएगा। तो खुदारा अपने बच्चे पर ध्यान दें। बेशक कितने साल की उम्र तक अपने बच्चा अगर गुनाह करेगा तो वालिदैन पे आएगा? जब तक बालिग नहीं हो जाता। 18 साल के बाद फिर अगर ज़ाहिर माँ बाप ने तरबियत दी। इस्लाम में बुलूगत का मिजाज कुछ और है, यानी कि मर्द का बालिग होना और लड़की का बालिग होना शरई लिहाज से, मतलब जब तक वो बालिग नहीं होता माँ बाप को उस पर नजर रखनी चाहिए। देखिए माँ बाप अपने तौर पे तरबियत करते हैं बेचारे, लेकिन कई दफ़ा हम ऐसा भी देखते हैं कि बाहर का माहौल बच्चों को बिगाड़ देता है। बात आज हो रही है सोशल मीडिया और इस्लाम के हवाले से, बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव वे में करें, सीखें, क्योंकि आगे का जो दौर है वो डिजिटल होगा बहुत, और हर किसी को आना चाहिए और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और अच्छी चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ें सीखें जिससे आपको फ़ायदा भी हो
और आगे आपको सवाब भी मिलता रहे। जहाँ पर बात आती है ऊट पटांग चीज़ों की, तो मैं आपको बता दूं कि जी ठीक है, ऐसी चीज़ों की उम्र होती है लेकिन लंबी नहीं होती। और फिर वो वाली बात कि आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आप डाल देते हैं सोशल मीडिया पे और उससे 10 लोग कुछ गलत इम्पैक्ट लेके वही चीज़ शुरू करते हैं, तो ठीक है आप बड़े फ़ख्र से बोलते हैं कि आई एम अ ट्रेंड सेटर, बट वो ट्रेंड जितना लोग गुनाह करते जाएंगे आपके अकाउंट में इतना अजाब आता रहेगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। मुझे पता है कि इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो बहुत से लोग अलग अलग बातें कर रहे होंगे कि जी ये जेलसी है, हम फिट हो गए। देखिए यहाँ की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत कम है जितना हम इस नशिस्तों से सीखते हैं। आपने जो कल एक मुझे मुफ्ती साहब ने एक मिसाल दी थी कि जाएं कब्रिस्तान में देखें, 1000 साल पुरानी खबर है लेकिन 1000 साल पुराना कोई आदमी दिखा दें, तो भाई थोड़ा सा ये सीख लो। हमारी नशिस्त का मकसद भी ये होता है कि हम आप तक इस जगह से बैठ के वो बात पहुंचा दें। हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं, मानना आपको है और अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे कि हम इस्लाम की राह पे चल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आई। हमारी नशिस्त का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।